वेलकम बैक। तो आज बात करेंगे हम लोग 23 दिसंबर 2021 को पूछे गए मैथ्स के 15 पेडागोजी सवाल का। आज का पहला हमारा प्रश्न है, कक्षा 3 की गणित अध्यापिका ने अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न दिए। तीनों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तीनों जोर का सवाल है। उसके बाद में उन्होंने छात्रों को एक कार्य पत्रिका वर्कशीट हल करने के लिए दी, जिसमें समरूप प्रश्न थे, मतलब सेम इसी टाइप के प्रश्न थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दी गई स्थिति के लिए उपयुक्त है? तो बोला कि अब जो दी गई स्थिति है इसके अनुसार कौन सा कथन सही है। तो पहला है कार्य ड्रिल और अभ्यास पर आधारित है, बिल्कुल सही है। जब आप ऐसा करा रहे हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं बच्चों को, फिर वर्कशीट में भी सेम दे रहे हैं, तो बच्चे को आप क्या कर रहे हैं? ड्रिल करा रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं, तथा प्राथमिक स्तर पर इसे हतोत्साहित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्राइमरी लेवल पर जब आप बच्चों को सेम टाइप के प्रश्न देंगे, वर्कशीट में भी सेम देंगे, समझाएंगे भी सेम, तो इससे क्या होगा? बच्चे के अंदर रटन प्रणाली बढ़ने लगेगी, बच्चे रटने लगेंगे चीज़ों को, वो कॉन्सेप्ट नहीं बना पाएंगे। तो एक बिल्कुल सही है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान यानी करके सीखने से क्या अभिप्राय है? मतलब हैंड्स ऑन एक्टिविटी से क्या अभिप्राय है, उसका क्या मतलब है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम या सीखना, तो ऐसा बिल्कुल सही है। और दूसरे में कह रहा है प्रश्न को बहुत बार बार करके देखना जब तक क्रियाविधि रटकर स्मरण याद ना हो जाए। देखिए ये बिल्कुल गलत है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को करके अवधारणाओं का अधिगम, ऐसा भी नहीं है कि जो पाठ्य पुस्तक है उसको हम कर लेंगे और इससे हमारा कॉन्सेप्ट का लर्निंग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वयं प्रश्नों को हल करना, हैंड्स ऑन एक्टिविटी का ये मतलब नहीं है कि बच्चे खुद से करते हैं, मतलब पूरा काम खुद से करते हैं, वो पूरा काम खुद से नहीं करते हैं, मतलब टीचर की सहायता से करते हैं, वो अपने कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं। तो ये 4 सही है, लेकिन 4 और 1 में देखिए, अब 1 में क्या कर रहा है? अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील, क्रिया जो काम कर रहा है वो एक अर्थपूर्ण होना चाहिए। गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम, यानी ऑप्शन 4 ऑप्शन ए के अंदर इंक्लूड है, तो इसलिए यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का तीसरा सवाल है, कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा से सम्मिलित करती है। देखिए इसको इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हैंडलिंग, मतलब डेटा हैंडलिंग जो है वो किसकी ओर सम्मिलित करता है? पहला ऑप्शन है आंकड़ों का निरूपण, बिल्कुल सही है। आंकड़ों का विश्लेषण भी सही है। आंकड़ों का एकत्रीकरण यानी इंटीग्रेशन भी सही है। और आंकड़ों का संग्रहण, डाटा को इकट्ठा करना, ये जो होता है आंकड़ों का प्रबंधन से संबंधित नहीं है। तो 1 यानी ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन बी में होगा ए बी सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को संकलन यानी व्यस्त करने में सहायक हो सकती है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो प्रौद्योगिकी गणित है वो अन्वेषण की किस ओर सहायता करती है और बच्चे को कहाँ व्यस्त रखते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। कैलकुलेटर की उपयोग की अनुमति विद्यालय के सभी परीक्षाओं में देनी चाहिए, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैलकुलेटर की अनुमति से संबंधित है कि बच्चों को एग्ज़ाम में भी देना चाहिए। पेपर पेंसिल की कलन विधि को समाप्त करना, ऐसा भी नहीं है कि बच्चों के जो है पेपर पेंसिल की जो समेटिव असेसमेंट होता है उसको समाप्त कर दें, इससे भी संबंधित नहीं है। तीसरा है तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब बच्चों को अमूर्त चीज़ें सिखाना पड़े। जैसे अभी स्कूल में देखिएगा आप, कंप्यूटर क्यों दिया है? पहले हम हाथी के बारे में पढ़ाते थे, हमारे सामने हाथी नहीं रहता था, हम हाथी की चीज़ों के बारे में नहीं बता पा रहे थे। अब बच्चे को कंप्यूटर में हाथी को दिखा देंगे कि ऐसे उसके 2 दांत बाहर होते हैं, फिर अंदर भी होते हैं, उसके हाथी की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम उसको क्वालिटी को दिखा देंगे ताकि बच्चे अमूर्त चीज़ों को मूर्त तरीके से सीखे। इसलिए हम टेक्निक यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए हैं, तो 3 बिल्कुल सही है। और 4 में कि कक्षा में श्याम पाठ को स्मार्ट बोर्ड से बदल देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो श्याम पाठ है उसको स्मार्ट बोर्ड में बदलने, तो 3rd इज़ द राइट। और यूनिसेफ समर्थित पहला बाला यानी बाला का क्या फुल फॉर्म है? तो ये एक आसान क्वेश्चन है कि बाला का क्या फुल फॉर्म है, तो हम लोग इंग्लिश में देखेंगे इसका। देखिए इंग्लिश के 2 नंबर में है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी बाला का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट प्रश्न है, पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है। जो पैटर्न होता है गणित में, उसको पहचानना और गणित को उस पैटर्न को पूरा करना प्राथमिक स्तर पर, मतलब ये किसका एक भाग है? तो छात्रों में सृजनात्मकता और कला कौशल की विशेषता को विकसित करना। ऐसा नहीं है कि पैटर्न पर पहचानने से बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, ऐसा भी नहीं है भी तो मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। छात्रों को उच्च गणित में भाग लेने के लिए, संकलन के लिए तैयार करना। ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को हम हायर लेवल का गणित पढ़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए पैटर्न को पहचानवा रहे हैं। तो गणित, छात्रों को गणितीय पहेलियाँ हल करने में सहायता करना। तो इससे पैटर्न के मदद से बच्चे क्या करेंगे, गणितीय पहेलियों को हल करेंगे। सही है, कुछ हद तक है तो सारे सही, एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है, लेकिन मतलब ये हमारा एक अनिवार्य भाग नहीं है। और चौथा में है, छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है तथा संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझने में सहायता करता है। मतलब छात्र के मैथ के ऑलराउंड डेवलपमेंट को ये पूरा करता है और संक्रियाओं यानी जोड़ घटा गुना भागा के को समझने में इसमें मदद करता है। तो देखिए ऑप्शन 4 जो है, ऑप्शन 4 में ऑप्शन 1, 2 और 3 सारा चीज़ इंक्लूड है, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। कक्षा 3 में आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्रों की निम्नलिखित पैमानों पर, जैसे संकल्पनात्मक समझ, गणितीय विवेचन, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करने हेतु बहुल विधियों को ढूंढना इत्यादि, उनकी प्रगति का रिकॉर्ड यानी लिपिबद्ध किया। इस प्रकार का आकलन से प्राप्त सबसे कम उपयोगी क्या होगी? मतलब इस तरह का जो काम किया है, इससे सबसे कम उपयोगी क्या हो सकता है? आपको सबसे कम उपयोगी ढूंढना है। तो विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने यानी फीडबैक प्रदान करने के लिए और उनकी आवश्यकताओं पर आधारित शैक्षिक योजना विकास करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल सही है कि हम इससे क्या करते हैं, बच्चों की फीडबैक लेते हैं और उनके लिए एक शैक्षणिक योजना बनाते हैं। तो सही है ये। विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों की वरीयता क्रम से व्यवस्थित करने के लिए, हम बच्चे को इसलिए उनका फीडबैक नहीं लेते हैं कि बच्चे को हम किसी को फेल करार दे दें, किसी को हम बोल दें कि तुम पास हो गए हो, तुम अच्छा मार्क्स ले हो, तुम आगे बैठो, किसी को बोलेंगे तुम पीछे बैठो। इसके लिए हम आकलन या असेसमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। तो अब आगे चेक करेंगे। और विद्यार्थियों द्वारा दिए गए गलत जवाबों वाले प्रश्नों को समझने के लिए, तो ऐसा करते हैं जब बच्चे गलत आंसर देते हैं तो हम इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करते हैं कि बच्चे ने कहाँ गलती की है और बच्चे ने इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझा है। तो 3 भी सही है। और 4 में है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्ति को समझने के लिए यानी विद्यार्थियों की एटीट्यूड को समझने के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड यहाँ पर सबसे कम उपयोगी है कि हम बच्चों को उनके अंकों के पर वरीयता नहीं देंगे। तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। एक बच्चा कहता है कि 1/2 1/3 से छोटा होता है, क्योंकि 2 3 से छोटा होता है। इस गलत अवधारणा भ्रांति के निवारण हेतु इनमें से कौन सी तकनीक सबसे कम मददगार होगी? इसमें 4 तकनीक दिया हुआ है, बोला कि सबसे कम मददगार कौन सा होगा। किसी बच्चा को लगता है कि 1/2 से 1/3 बड़ा है, क्योंकि वो 3 देख रहा है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि एक चीज़ को 3 हिस्सों में बांट रहा है, एक चीज़ को 2 हिस्सों में बांट रहा है, तो 2 वाला बड़ा होगा। ये कंसेप्ट उनको समझ में नहीं आ रहा है। आप उनकी कंसेप्ट को कैसे ठीक करेंगे और इसके लिए सबसे कम मददगार तरीका कौन सा हो सकता है? ऑप्शन 1 में है कि बच्चे को व्याख्या देना। देखिए ये व्याख्या देना सबसे कम मददगार होता है। आगे पढ़ेंगे। देना कि भिन्नों में हर की संख्या बड़े होने का अर्थ भिन्न का छोटा होना होता है। मतलब कि अब बच्चे को ये कहेंगे कि जब अंश हर में संख्या बड़ा होगा तो वो भिन्न छोटा होगा, मतलब ये चीज़ आप व्याख्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, तो इससे बच्चे समझ तो लेंगे लेकिन कुछ टाइम के लिए, फिर कुछ टाइम बाद बच्चे भूल जाएंगे। तो ये सबसे कम मददगार है, लेकिन हो सकता है कि इससे और कोई कम हो, तो आगे चेक करते हैं इसके लिए हम। वास्तविक जीवन की वस्तुओं का उपयोग करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चों को जब आप किसी भी चीज़ को सिखा रहे हैं तो उनकी डेली लाइफ की चीज़ों को इस्तेमाल करिए, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 में है कि विभिन्न उदाहरणों में पेपर फोल्डिंग की सहायता लेना। ये भी एक अच्छा विधि है कि बच्चे को आप किसी पेपर को 3 भाग में करके दिखाइए और किसी को 2 भाग में, तो उनको लगेगा कि 3 भाग जिसमें किए हैं उसमें कम है और 2 भाग वाले में ज़्यादा मात्रा है पेपर का, तो ये भी सही है। और दोनों भिन्नों का चित्रात्मक निरूपण, यानी बच्चे को ऐसे चित्र बना देंगे, एक को 2 में बांटेंगे और एक चित्र बनाकर 3 में बांटेंगे, तो ये भी एक अच्छा उपयोग है, एक अच्छा विधि है। लेकिन सबसे कम मददगार व्याख्या देना होगा, इसलिए 1 इज़ द राइट आंसर। और यह क्वेश्चन है कि स्वतः शोध यानी ह्यूरिस्टिको का क्या अर्थ है?
इसका अर्थ होता है, स्वतः शोध का अर्थ होता है एक आसान सा क्वेश्चन है, खोज करना। बच्चे जब किसी भी चीज़ को खोज करते हैं उसको बोलते हैं स्वतः शोध। आसान सा क्वेश्चन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुश्री जेनी कक्षा 2 की अध्यापिका ने अपने छात्रों से पूछा कि यदि आपके पास 3 दहाई और 3 दहाई हैं और आपको 3 इकाई इसमें से निकालनी है तो शेष संख्या क्या मिलेगी। इस पर एक छात्र ने उत्तर दिया, इसका उत्तर 0 होगा। इस त्रुटि के संशोधन के लिए सुश्री जेनी को सर्वप्रथम बल देना चाहिए। तो बच्चे ने क्या गलत किया कि आपके पास, बच्चे को सवाल पूछा 3 दहाई है, मान लेते हैं 3 दहाई 30 रुपये है, उसमें से 3 इकाई निकालना है। तो बच्चे ने इसका उत्तर दिया 27 की जगह में 0 दे दिया। मान लेते हैं कि 27 है, लेकिन बच्चे ने 0 दे दिया, तो 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 दहाई कुछ भी ले लीजिएगा आप, उसमें 3 इकाई निकालने से 0 नहीं हो सकता। तो ऐसे त्रुटि को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। अभ्यास के लिए इसी प्रकार के और ज़्यादा प्रश्न दें नहीं, बच्चे को कंसेप्ट को ठीक करना है हमको, तो ज़्यादा प्रश्न देने से ठीक नहीं होगा। पहले योग की संक्रियाओं को सुदूर करने पर फिर वैकलन की ओर, यानी पहले जोड़ और फिर घटा, ऐसा नहीं है। बच्चे जोड़ घटा की कंसेप्ट को जानते हैं, बच्चा स्थानीय मान के कंसेप्ट को नहीं जानते हैं। तो विभिन्न क्रियाशील अनुभवों द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा को सुदूर करना, यस ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बच्चे को जो अनुभव होता है उनका, बच्चे जिस चीज़ को जानते हैं उसके अनुसार स्थानीय मान की अवधारणा को हम बढ़ाएंगे। और 4 में है कि वैकलन की केवल मानक कलन विधि। देखिए सबसे पहले कि यहाँ घटा वाली बात नहीं है, बच्चे को घटा आता होगा, बच्चे को स्थानीय मान को हमको सिखाना है, तो 4 भी नहीं होगा। 3rd इज़ द राइट आंसर। और एक प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समय को मापने का कौशल नहीं है। मतलब 4 गतिविधियाँ या 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किसमें समय का मापन नहीं होता है। घड़ी देखना, जब आप घड़ी में देखते हैं तो समय को ही मापते हैं। एक घटना की अवधि को याद करना, मतलब कभी कोई घटना पूर्व में हुआ है और आप उसके डेट को याद करते हैं तो वो भी समय की बात है। 3rd में है कि समय मापने की अलग अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना, ये तो डायरेक्टली समय मापने से ही संबंधित है। 4था है कि रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना, ये गलत है। हम तारों की स्थिति का अनुमान, समय से इसको कोई मतलब नहीं है, तो 4 इज़ द राइट आंसर। और यहाँ प्रश्न है कि हस्त कौशल, सामग्री या प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ या संदर्भ, ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये 5 तरीका दिया गया है, ये किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। पहला है गणितीय विचार, बिल्कुल सही है। क्या? क्योंकि हस्त कौशल सामग्री है, स्थिर चित्र है, लिखित संकेत है, मौखिक है और लिखित भाषा है, हम वास्तविक संसार की स्थितियां हैं। तो ऐसे क्या होता है, गणित के बच्चों के अंदर उनका दिमाग का मैथमेटाइजेशन होता है, उनके गणितीय विचार डेवलप होती है उनके अंदर, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ज्यामिति। देखिए ज्यामिति किसके अंदर आता है, गणित के अंदर, तो ये 1 में इंक्लूड है। गणितीय पाठ्यक्रम की यहाँ पर बात हुई नहीं है और शब्दावली की भी बात नहीं हुई है, तो बी भी सही है, लेकिन बी 1 के अंदर इंक्लूड है, इसलिए ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना सहायक होता है। प्राइमरी लेवल पर जब गणितीय पहेलियाँ होती है, पजल होता है, उसको हल करने से क्या फ़ायदा होता है, किस चीज़ में सहायक होता है। पहला, कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानने में। ऐसा नहीं है कि जो पहेलियाँ बुझाने से हम बच्चों के प्रभावशाली छात्रों को खोज लेंगे, तो ऐसा नहीं है। छात्रों को मनोरंजित करने के लिए मान सकते हैं कि मनोरंजित होता है, लेकिन ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने के लिए, ये बिल्कुल सही है कि बच्चे में इससे क्या होगा, उनके अंदर क्रिएटिविटी के जो गुण होगा वो बाहर आएगा। जब हम पजल देंगे तो वो सोचेंगे, और सोचेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर उनका ध्यान जाएगा, तो समस्या समाधान के कौशल जो उनका स्किल डेवलप होगा। 3rd बिल्कुल सही है। और 4th में है समस्या समाधान के कौशल को स्मृति, देखिए याद करने वाली बात बिल्कुल नहीं होगी, तो 3rd इज़ द राइट आंसर। और आज का हमारा ये प्रश्न है, 13वां प्रश्न है कि वेन हेले के ज्यामितीय विवेचना के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है। मतलब एनालिसिस का है, सेकेंड स्टेज का है। इन्होंने टोटल 5 स्टेज दिया है, जिसको 0 से शुरू किया है, 0 1, तो ये 1 वाला है एनालिसिस। तो सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं की 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर कोण होती है। मतलब सीमा एनालिसिस इस चीज़ का कर लेती है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा और 2 कोण बराबर होते हैं। तो बच्चे क्या है, बिल्कुल सही कि बच्चे विश्लेषण स्तर पर हैं, एनालिसिस पर हैं। 1 इज़ द राइट आंसर।
बाकी को अगर आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिए। सीमा एक त्रिभुज के रूप में एक आकृति की पहचान करती है जो 3 सीधी रेखाओं से बनी है। ये विजुअलाइजेशन का स्तर है, यानी पहला स्तर है जिसको 0 बोलते हैं, ये विजुअलाइजेशन है। और 3 में है, सीमा जानती है कि समद्विबाहु त्रिभुज सममित होता है, इसके आधार पर कोण बराबर होने चाहिए। अब बच्चे किस स्टेज में हैं, यानी बच्चा जो है फॉर्मल स्टेज पर है। और चौथा में कि सीमा जानती है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज हैं, लेकिन सभी त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर भी थर्ड स्टेज में हैं, यानी फॉर्मल स्टेज पर हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर कौन सा सही होगा? 1 इज़ द राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, एक कक्षा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित अधिगम में लैंगिक पक्षपात यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सूचक है? ऑप्शन पहला है, गणित की पाठ्यपुस्तक में महिला गणितों की सफलताओं का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है। देखिए, महिला हो या पुरुष हो, सबका महत्वपूर्ण है, तो ये बिल्कुल सही है। गणित अध्यापन के लिए अधिगम के लिए लड़कियों और लड़कों का एक समान अवसर देना चाहिए, ये भी सही है। इसमें जेंडर कहीं से भी डिस्क्रिमिनेशन की बात दोनों में नहीं है। और तीसरा में है, गणित में उच्चतर शिक्षा के लिए लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है। और चौथा में है, लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय उनके सामर्थ्य को दिया जाता है, जबकि लड़कियों में सफलता का श्रेय उनके प्रयासों को दिया जाता है। ये गलत है कि बच्चों में जो है, इंग्लिश में इसको अगर आप समझेंगे तो बच्चों में क्या कहा है कि एबिलिटीज़ होती है गणित सीखने की, और लड़कियों को एफर्ट यानी उनको प्रयास करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल लैंगिक पक्षपात यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एक भाग है। तो 4 इज़ द राइट आंसर। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ, जिसमें अच्छे से एनालिसिस करेंगे। अगर आप वीडियो पे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।